नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और राजस्थान में 1857 की क्रांति हम पढ़ रहे थे और उसकी एक क्लास हो गई थी। शुरू किया था हमने, एक ही क्लास हुई अभी तक। ये जो है 1857 की क्रांति की दूसरी क्लास है। और इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था कि क्रांति शुरू होने से पहले राजस्थान का जो प्रशासन और जो उसकी स्थिति थी वो किस प्रकार से थी। और हमने ये पढ़ा था कि अलग अलग रियासत और ठिकानों में विभाजित था पूरा राजपूताना राज्य। उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन पर शासन करने के लिए क्या किया था, संधियाँ करना शुरू कर दी थी और संधि में कुछ शर्तें रखी थी। और उन शर्तों के आधार पर और उन शर्तों के बेस पर जो है इन्होंने राजपूताना राज्य में प्रशासन करना शुरू कर दिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक एजेंट रहेगा राजधानी में, तो उसको गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी था, इसलिए उसको एजेंट टू गवर्नर जनरल बोला गया था। उसका मुख्यालय अजमेर और माउंट आबू में रखा गया था। और साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था, उसने क्या है, उसके हाथ में मतलब लगभग राजस्थान का बहुत बड़ा एरिया था। तो उसने क्या सोचा कि इतना सारा एरिया जो है मेरे से हैंडल नहीं होगा और सारी रिपोर्ट जो है मैं गवर्नर जनरल को नहीं दे सकता। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग रेजिडेंसी में जो है इस राजपूताना राज्य को डिवाइड कर दिया। और हमने लास्ट में जाते जाते ये बात की थी कि भाई 8+1 रेजिडेंसी, यानी कि 8+1 रेजिडेंसी में जो क्या है डिवाइड कर दिया था। और एक जो था वो हमारा क्या था, अजमेर मेरवाड़ा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश था। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी कि 9 हमने रेजिडेंसी जो थी उनके बारे में नाम लिख लिए थे उनके। और ये पढ़ा था कि भाई एजेंट टू गवर्नर जनरल जो था उसने राजस्थान राज्य राजपूताना राज्य को 9 रेजिडेंसी में डिवाइड कर दिया, ताकि क्या है, और उन पर अपना अपना एक पॉलिटिकल एजेंट बिठा दिया। और ताकि जो भी रिपोर्ट है वो पॉलिटिकल एजेंट किसको देगा, एडवोकेट एजेंट को। एडवोकेट एजेंट किसको देगा, गवर्नर जनरल को। पॉलिटिकल एजेंट टू गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। इस प्रकार से जो प्रशासन चल रहा था। और मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था कि भाई कितनी रेजिडेंसी थी, 9 रेजिडेंसी थी। कौन कौन सी थी उसमें हमने नाम लिखे थे। पहला हमने क्या लिखा था, मेवाड़। दूसरा हमने लिखा था मारवाड़, फिर जयपुर। चौथा हमने लिखा था अलवर, भरतपुर, बीकानेर, और सातवां लिखा था हाड़ौती टोंक। और एक क्या लिखा था, कोटा झालावाड़, है ना। हाड़ौती टोंक और 7 हो गए थे। चलो, 7वां ये था और 8वां क्या था, कोटा झालावाड़, है ना। कोटा झालावाड़। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी कि भाई 9 रेजिडेंसी में उस एजेंट टू गवर्नर जनरल ने 9 रेजिडेंसी में राजपूताना राज्य को डिवाइड किया, विभाजित किया, और उस पर अपना अपना एक पॉलिटिकल एजेंट बिठा दिया। और इस प्रकार पूरे राजस्थान को डिवाइड कर दिया। अब आज हम क्या करेंगे कि भाई एक एक जो हमारा रेजिडेंसी है, जैसे मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई यहाँ कौन सा पॉलिटिकल एजेंट बिठाया, या कितने ठिकाने थे, कितनी रियासत थी, उस समय राजा कौन था, हेडक्वार्टर क्या बनाया गया था, मुख्यालय कौन सा था, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मेवाड़ रेजिडेंसी से। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं मेवाड़ रेजिडेंसी पे। सबसे पहला ले लेते हैं मेवाड़, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा भी और महत्वपूर्ण भी। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं मेवाड़ रेजिडेंसी। अब देखो, मेवाड़ रेजिडेंसी और जितनी भी रेजिडेंसी है उसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है। एक तो भाई एजेंट टू गवर्नर जनरल ने क्या बिठाए थे, इन पे पॉलिटिकल एजेंट बिठाए थे। उस समय राजा कौन था और क्या कौन कौन से जो है रियासत और ठिकाने इसके अंडर में आते हैं, ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मेवाड़ रेजिडेंसी देखो, उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था, पॉलिटिकल एजेंट, इसको पीए से लिखेंगे। पॉलिटिकल एजेंट कौन था, पॉलिटिकल एजेंट था कैप्टन सावर। पॉलिटिकल एजेंट कौन, कैप्टन सावर। और उस समय राजा कौन, महाराणा स्वरूप सिंह।
सबसे पहली फर्स्ट रेजिडेंसी कौन सी? मेवाड़। मेवाड़ में जो है पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स और महाराणा उस समय कौन थे? स्वरूप सिंह। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद बात आती है कि भाई इसके अंदर कौन कौन से रियासत आ रही थी, कौन कौन से ठिकाने आ रहे थे। अब देखो रियासत और ठिकानों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फर्क होता है। रियासत एक तरफ और ठिकाने एक तरफ। जो रियासतें होती थी उनको तो है क्या है, तोपों की सलामी दी जाती थी, यानी कि उसको सैल्यूट स्टेट बोला जाता था। यानी कि उसको क्या मिलता था? सैल्यूट मिलता था, तोपों की सलामी दी जाती थी। परंतु जो ठिकाने होते थे वो छोटे होते थे, इसलिए उसको नॉन सैल्यूट स्टेट बोला जाता था, यानी कि उनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। तो आप इसको रियासत और ठिकानों को अलग अलग समझ सकते हो कि भाई तोपों की सलामी दी जाती थी, तोपों की सलामी राइट और तोपों की सलामी रॉन्ग, यानी तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। तो रियासत और ठिकाने जो इस प्रकार से एक अलग हम इसको समझ सकते हैं कि रियासत और ठिकानों में क्या फर्क होता है। रियासत थोड़ी बड़ी होती है, ठिकाने थोड़े छोटे होते हैं, और ये तोपों की सलामी जो है इसके अनुसार भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब देखो महाराणा राजा कौन? महाराणा स्वरूप सिंह। अब देखो इस मेवाड़ रेजिडेंसी के अंदर कौन कौन से रियासत और कौन कौन से ठिकाने हैं वो समझो। सबसे पहले था इसमें नीमच, फिर आया उदयपुर, फिर इसमें कौन कौन से थे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और एक याद रख लेना कुशलगढ़। ठीक है, मेवाड़ रेजिडेंसी, पॉलिटिकल एजेंट याद रखो, राजा याद रखो, और उस समय जो है इसके अंदर कौन कौन सी रियासत और ठिकाने आते थे वो आपको याद रखना है। नीमच, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अब देखो सबसे पहले नीमच को क्या बनाया था? हेडक्वार्टर बनाया था, यानी कि इस पूरी रेजिडेंसी का मुख्यालय किसको बनाया था? नीमच को बनाया था, परंतु बाद में चेंज करके किसको बना दिया था? उदयपुर को बना दिया था। तो पहले हेडक्वार्टर ये, फिर बाद में किसको बनाया था? उदयपुर को बनाया था। अब देखो नीमच, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये सारी तो क्या थी? रियासतें थी। ठीक है, और ये क्या था? कुशलगढ़ ठिकाना था। तो अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो क्या था? रियासतें, और ये कुशलगढ़ क्या था? एक ठिकाना था। यानी कि आप समझ गए होंगे कि इनको तो क्या मिलेगी? तोपों की सलामी दी जाएगी। अगर कुछ भी बड़ा काम करेंगे तो अंग्रेज लोग क्या करेंगे? वो तोपों की सलामी देंगे, जो भी यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट वगैरह राजा वगैरह होंगे उनको। और कुशलगढ़ जो है एक ठिकाना था, मतलब ये नॉन सैल्यूट स्टेट था, यानी कि उनको सलामी नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो ये कुशलगढ़ ठिकाना, और ये क्या हो गया? रियासतें हो गई। और यहाँ ये मेवाड़ रेजिडेंसी का इतना सा आपको ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल एजेंट कौन? कैप्टन सावर्स। राजा कौन? या महाराणा कौन? स्वरूप सिंह। कौन कौन सी जो है रियासत और ठिकाना जो है इसके अंदर आती है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आप उतारे, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट मारवाड़ रेजिडेंसी के ऊपर। चलो मारवाड़ रेजिडेंसी मेवाड़ हो गई, अब बात करते हैं मारवाड़ की। रियासत और ठिकाने इधर लिखे हुए हैं। चलो अब बात करते हैं हम सेकंड किसकी? मारवाड़ रेजिडेंसी। इसमें भी सेम वही चीज याद रखनी है, पॉलिटिकल एजेंट, राजा, और कौन कौन से रियासत और ठिकाने थे। तो सबसे पहले देखो पॉलिटिकल एजेंट कौन? मैकमोहन। राजा कौन? तखत सिंह। फिर उसके बाद कौन कौन से ठिकाने आ रहे हैं इसमें, या कौन कौन सी रियासतें आ रही है? तो जैसलमेर, इसमें एक आ रहा है जोधपुर, इसमें सिरोही आ रहा है। तो मारवाड़ रेजिडेंसी में तीन आ रहे हैं, जैसलमेर, जोधपुर और सिरोही। और ये तीनों क्या थे? ये तीनों जो थे वो सैल्यूट स्टेट थे, यानी कि तोपों की सलामी दी जाती थी, यानी कि ये क्या थी? रियासतें थी। इसमें कोई भी ठिकाना नहीं था, रियासतें। ये तीनों क्या थी? रियासतें थी। और बात करें कि हेडक्वार्टर किसको बनाया गया था, तो मुख्यालय बनाया गया था जोधपुर को मुख्यालय बनाया गया था। किसको बनाया गया था भाई? जोधपुर को मुख्यालय बनाया गया था। मेवाड़ रेजिडेंसी हो गई, मारवाड़ रेजिडेंसी हो गई। अब उसके बाद हम क्या चलेंगे? बीकानेर और भरतपुर रेजिडेंसी, अलवर रेजिडेंसी, ऐसे है।
तो ये देखो वापस एक बार समझो, मैकमोहन, तखत सिंह, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही रियासतें थी ये सारी, और हेडक्वार्टर किसको बनाया था, जोधपुर को। ये 2 चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल एजेंट काफी बार पूछा जाता है, और आजकल जो है राजा भी पूछे जाने लगे हैं कि किस रेजिडेंसी में कौन सा राजा बैठता था, ये उनका राजा कौन था। तो ये है मारवाड़ रेजिडेंसी, नोट करें। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बीकानेर और अलवर, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी बड़ी रियासतें नहीं है, इसलिए बीकानेर और अलवर जो है इनको साथ में देख लेते हैं। तो बीकानेर देखो, बीकानेर में कुछ नहीं था, सिर्फ बीकानेर था और इसी को हेडक्वार्टर बनाया था। अलवर में भी कुछ नहीं था, इसी को हेडक्वार्टर बनाया गया था। जिस प्रकार मेवाड़ रेजिडेंसी में बहुत सारे रियासत ठिकाने थी और मारवाड़ रेजिडेंसी में बहुत सारे रियासत और ठिकाने थे, उसी प्रकार बीकानेर और अलवर में जो है कुछ ज़्यादा बड़े नहीं थे, सिर्फ ये हेडक्वार्टर, इनको खुद को ही हेडक्वार्टर बना दिया गया था। ठीक है, और ये क्या है कि छोटे छोटे थे इसलिए। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद अलवर हो गया। अलवर के बाद अपना क्या रहा है, भरतपुर रेजिडेंसी ना, भरतपुर रेजिडेंसी, इसको एक नाम से और जाना जाता है, ईस्टर्न रेजिडेंसी, ईस्टर्न रेजिडेंसी, ये नाम भी याद रख लेना। देखो भरतपुर रेजिडेंसी को क्या बोला जाता है, ईस्टर्न रेजिडेंसी भी बोला जाता है। मॉरिसन, राजा कौन था उस समय, राजा थे जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम। और बात आती है कि इसके अंदर, इस रेजिडेंसी के अंदर कौन कौन से रियासत और ठिकाने थे, तो इसमें 3-4 आती है, करौली, धौलपुर और भरतपुर। 3 आती है, भरतपुर, करौली और क्या आएगा, धौलपुर। और ये तीनों जो थी, ये तीनों क्या थी, रियासतें थी, यानी कि सैल्यूट स्टेट, यानी कि तोपों की सलामी दी जाती थी। तो इन तीनों को के बारे में लिख लेना, ये तीनों क्या थे, रियासतें थी। चलो समझ में आ गया। ठिकाना अभी तक एक ही आया, कौन सा, कुशलगढ़ ठिकाना आया है। अभी तक सारी क्या आई, रियासतें आई है। मेवाड़ में ध्यान रखना कि कुशलगढ़ आया था, और मारवाड़ में कौन सा आया था, मारवाड़ में कोई नहीं आया था, सारी रियासतें थी। भरतपुर रेजिडेंसी में भी कोई रियासत, सारी रियासतें, कोई भी ठिकाना नहीं है, ये आप नोट करें। फिर हम चलते हैं जयपुर रेजिडेंसी, बहुत ही महत्वपूर्ण रेजिडेंसी और इम्पोर्टेंट रेजिडेंसी है, उसमें जो है ठिकाने वगैरह ज़्यादा है, तो अब ये नोट करें। फिर हम चलते हैं जयपुर रेजिडेंसी के ऊपर, रखनी की पड़ेगी ना, पॉलिटिकल एजेंट कौन था, फिर उसके बाद राजा कौन थे, कौन कौन सी रियासत इसमें आती, ठिकाने, तो ये तो आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, इसकी कोई अलग से ट्रिक वगैरह देखो बनाना चाहो तो बना सकते हो, हर चीज़ की ट्रिक होती है। पर अगर क्रम से चल रहे हैं और स्टोरी लाइन कनेक्ट हो रही है, कि मैंने शुरू में बताया था कि कैसे जो प्रशासन चला और प्रशासन में रेजिडेंसी को डिवाइड किया 9 रेजिडेंसी में, उसके बाद प्रत्येक रेजिडेंसी की डिटेल हम पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भाई सेना वगैरह जो थी वो कौन कौन सी थी। तो आपको वैसे भी याद हो जाना चाहिए, स्टोरी अगर कनेक्टेड रहेगी तो आपको चीज़ें याद रहेगी, उसमें कोई ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ किसकी बात कर रहे थे भाई, जयपुर रेजिडेंसी है ना। कौन कौन सी हो गई थी, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, यानी कि मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, 5 हो गई थी, नहीं 4 हो गई थी, 5 ये ले लो। तो देखो इसका पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट कौन था, इनका पॉलिटिकल एजेंट था भाई ईडन, कैप्टन ईडन जो था वो क्या था, इनका पॉलिटिकल एजेंट था, है ना। कौन था पॉलिटिकल एजेंट, ईडन। और पूरा नाम लिखोगे तो आप क्या आएगा इसमें, विलियम ईडन। राजा पूछे तो राम सिंह सेकंड। और फिर बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ठिकाने आते हैं, कौन कौन सी रियासतें आती है। तो देखो इसमें 3 आते हैं, एक तो आता है जयपुर खुद, लावा, और एक क्या आता है, किशनगढ़। देखो जयपुर क्या था, हेडक्वार्टर, और ये क्या थी, एक रियासत। सेकंड देखो लावा और किशनगढ़ दोनों क्या थे, ठिकाने थे।
और ठिकाना होने का मतलब मैंने आपको बता दिया कि उनको क्या नहीं मिलती थी, तोपों की सलामी नहीं मिलती थी, मतलब ये नॉन सैल्यूट स्टेट थे। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है इनको, नॉन सैल्यूट स्टेट, यानी सैल्यूट नहीं मिलता था, सलामी नहीं दी जाती थी। और रियासत को क्या बोला जाता है, सैल्यूट स्टेट, यानी कि सलामी दी जाती थी। ये हमारी कौन सी रेजिडेंसी हो गई भाई, जयपुर रेजिडेंसी हो गई। अब हमारे नेक्स्ट क्या है, हाड़ौती टोंक। हाड़ौती टोंक रेजिडेंसी। हाड़ौती में जो पॉलिटिकल एजेंट था ना, ये देखो हाड़ौती टोंक का जो पॉलिटिकल एजेंट था और कोटा झालावाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था, दोनों एक ही थे। और वो कौन था, कैप्टन बर्ट या फिर बर्टन, जो दोनों रेजिडेंसी को एक साथ देखता था। वो हाड़ौती टोंक को भी एक साथ देखता था और कोटा झालावाड़ को भी एक साथ देखता था। तो पॉलिटिकल एजेंट कौन था, बर्टन। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, इसके अंदर देखो एक तो आ रहा है देवली, जो कहाँ पे है, टोंक में। इसी को क्या बनाया गया था, हेडक्वार्टर। फिर इसके बाद क्या आता है, बूंदी। फिर आता है शाहपुरा। फिर आता है टोंक। देखो टोंक जो रियासत थी वो नवाब की थी, और शाहपुरा जो थी वो सबसे छोटी थी। ये सारी रियासतें थी, है ना, कोई भी इसमें ठिकाना नहीं था, ये सारी क्या थी, रियासतें। देखो अब ये शाहपुरा सबसे छोटी है, इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये सारी क्या है, रियासत है। रियासत है मतलब इनको क्या मिलेगी, तोपों की सलामी दी जाएगी। और छोटी किस हिसाब से, सबसे कम तोपों की सलामी जो है वो शाहपुरा को दी जाती थी, इसलिए ये सबसे छोटी, इसको रियासत बोला जाता है। सबसे कम तोप मतलब कितनी तोपों की सलामी दी जाती थी, केवल 9 तोपों की सलामी दी जाती थी। 9 तोपों की सलामी। सलामी कितने तोपों की दी जाती थी, 9 तोपों की, यानी कि सबसे कम तोपों की सलामी दी जाती थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता था, सबसे छोटी रियासत बोला जाता था। देवली टोंक, देखो हाड़ौती टोंक रेजिडेंसी में देवली टोंक को बनाया हेडक्वार्टर, बूंदी को बनाया बूंदी एक रियासत। फिर उसके बाद शाहपुरा जो सबसे छोटी, टोंक यानी नवाब, यानी यहाँ पे क्या थे, मुसलमान थे, यानी एक मुस्लिम रियासत बोल सकते हो। तो एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी भाई, टोंक थी। ठीक है, ये आप नोट करो। फिर लास्ट हम चलते हैं कोटा झालावाड़ पे। 7वें नंबर की हमारी कौन सी रियासत या कौन सी रेजिडेंसी, कोटा, कोटा और झालावाड़। अब मैंने पॉलिटिकल एजेंट तो आपको पहले ही बता दिया कि भाई कोटा झालावाड़ में भी वही बैठेगा और यहाँ भी वही बैठेगा। यहाँ का राजा कौन, राजा थे राम सिंह। ठीक है, देखो यहाँ पे बटन, यहाँ पे बटन, यानी कि ये जो बटन था ये दो रेजिडेंसी देखता था, एक तो कोटा झालावाड़ भी देख रहा है और ये हाड़ौती टोंक भी देख रहा है, इसके ऊपर दो दो जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद आती है, बात आती है कि इसके अंदर क्या क्या था, इसके अंदर एक तो था कोटा, जिसको क्या बनाया गया था, हेडक्वार्टर। एक क्या था, झालावाड़। और ये दोनों क्या थी, रियासतें। ये क्या थी, रियासतें थी, है ना। कोटा झालावाड़ हाड़ौती टोंक ये दोनों कौन संभालते थे, बर्टन। और राजा यहाँ राम सिंह था। और इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, कोटा और झालावाड़ रियासत आ रही, इसमें देवली, बूंदी, शाहपुरा और टोंक। और शाहपुरा के बारे में ध्यान रख लेना कि सबसे छोटी रियासत, क्यों, क्योंकि सबसे कम तोपों की सलामी दी जाती थी। और टोंक जो है नवाबों की थी, नवाब मतलब यहाँ पर मुसलमान जो थे, मुस्लिम जो थे सबसे ज्यादा थे, यानी कि एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी, टोंक रियासत। तो ये एक तरीके से जो जितनी 8 रियासतें थी उन सबका क्या है, डिटेल है। अब क्या बच रहा है, 8 रेजिडेंसी हो गई। अब क्या बच रहा है हमारा, एक अजमेर मेरवाड़ा बच रहा है, जो क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बारे में कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस एक बात ध्यान रख लेना कि अजमेर मेरवाड़ा में सीधा कनेक्शन किसका था, गवर्नर जनरल जो था। सारी चीजें वहां पे जो भी गतिविधियां होती थी उन सब की रिपोर्ट कौन लेता था, गवर्नर जनरल सीधा लेता था। तो ये ध्यान रख लेना आप कि हाड़ौती टोंक हो गया, कोटा झालावाड़ हो गया। अब देखो वापस मैं स्टोरी लाइन पे आ रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ आपको उन चीजों से कि एजीजी ने क्या किया था, एजेंट टू गवर्नर जनरल जो था उसने क्या किया था कि भाई 8 रेजिडेंसी और एक अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश में क्या कर दिया था, इनको डिवाइड कर दिया था। अब डिवाइड करने के बाद एक एक पॉलिटिकल एजेंट बिठा दिया, सबका अपना अपना।
और वो हमने देखा क्या कि कौन सी रेजिडेंसी में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट है। फिर देखो अब क्या हुआ कि इस तरीके से जो है ये पूरा अपना प्रशासन चला रहे थे और लगभग पूरा प्रशासन राजस्थान यानी राजपूताना राज्य का प्रशासन जो है इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। फिर इनके दिमाग में आया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये राजे रजवाड़े जो है अपनी सेना की मदद से कभी न कभी हम पे क्या कर दें, आक्रमण कर दें, वापस उल्टा जवाब दे दे, तो उससे बचने के लिए भी हमें कुछ न कुछ तैयारियां तो करनी पड़ेगी। तब इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने राजा और रजवाड़ों को ये बोला कि देखो भाई, कल को आपके ऊपर कोई बाहरी आक्रमण होता है और हमने संधि में साफ कहा है कि बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो कल को कोई बाहरी आक्रमण होगा तो उससे बचाने के लिए हमारे पास सेना तो होनी जरूरी है। या फिर आपके ही दो रियासतों के बीच अगर कभी ऐसी लड़ाई का मामला हो जाए और लड़ाई हो जाए तो उसका निपटारा करने के लिए भी हमारे पास सेना तो होनी चाहिए ना, ताकि क्या है, पूरी शांति व्यवस्था बनी रहे, रियासतों के मध्य भी बनी रहे और बाहरी आक्रमण से भी बनी रहे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक शांति व्यवस्था का हवाला देके कि भाई हम शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेनाएं बना रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कितनी सेनाएं बना दी, 3 तो सेनाएं बना दी और पूरे राजस्थान में 6 क्या बना दी, छावनियां बना दी। 3 सेनाएं बना दी और 6 छावनियां बना दी। इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस बात को का हवाला देते हुए, शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए कि भाई हम क्या करेंगे, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक सेना बना रहे हैं, ताकि क्या है, कभी भी कुछ लड़ाई वगैरह हो जाए तो हमारे पास सेना रहेगी तो हम क्या करेंगे, आसानी से लड़ सकेंगे। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ तक हो गया आपका सब कुछ। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया भाई, शांति व्यवस्था का हवाला देकर क्या किया था, यहाँ पे 3 तो बना दी थी फौज, यानी 3 तो बना दी थी सेनाएं और 6 क्या बना दी थी, छावनियां बना दी थी। तो वो कौन कौन सी थी ये देखते हैं। अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रेजिडेंसी के व्यय पर, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंसी के व्यय पर, यानी कि बताता हूं क्या इसका मतलब है। रेजिडेंसी के व्यय पर 3 तो बना दी सेनाएं और 6 क्या बना दी, छावनियां। देखो रेजिडेंसी का व्यय का मतलब ये होता है कि उन्होंने कहा सेना हम बनाएंगे, पर इसका जो भी खर्चा होगा वो कौन देगा, जिस रेजिडेंसी में हमारी सेना रहे